तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 2 को के नोट्स पढ़ेंगे। चैप्टर 2 अम्ल शाक एवं लवण के नोट्स पढ़ेंगे। चैप्टर 2 अम्ल शाक और लवण अध्याय का नाम है। एक पेन एक और कॉपी ले लीजिए, साथ ही नोट्स बनाते रहिए। अम्ल की परिभाषा। अम्ल की परिभाषा अम्ल की परिभाषा है। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हो। अम्ल के गुण। अम्ल के भौतिक गुण। पहला गुण है स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा गुण है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तीसरा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। चौथा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होती है। ये 4 गुण है अम्ल के भौतिक। ये 4 गुण है। देखो आगे अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण है। अम्ल के रासायनिक गुण धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 निष्कासित करता है। पहला गुण। दूसरा गुण धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 निष्कासित करता है। ये दूसरा गुण। तीसरा गुण कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। ये तीसरा है। 3 गुण ये अम्ल और रासायनिक के गुण है। आगे अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिड अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से ये याद कर लेना, नोट्स बना लो। ये अम्लों के नाम है। अम्ल प्राकृतिक स्रोत है। सेम में मिलकर एसिड अम्ल पाया जाता है। अम्ल के 4 प्रकार होते हैं। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। ये 4 प्रकार होते हैं अम्ल के। अम्लों के प्रकार है 4। अम्ल का पहला प्रकार है प्रबल अम्ल। यह पहला प्रबल अम्ल, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा है। प्रबल अम्ल की परिभाषा है वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयतित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाता है। इसकी परिभाषा है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल आदि प्रबल अम्ल के उदाहरण है। ये उदाहरण है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है NHO3 नाइट्रिक अम्ल का है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है दूसरा गुण प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन H+ त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। अतः प्रबल अम्ल अपने संगठन तत्वों के आयनों में विखंडित हो जाते हैं। आगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल की परिभाषा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयतित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ये परिभाषा है।
इसके उदाहरण एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट आदि दुर्बल अम्लों के उदाहरण है। दुर्बल अम्ल का दूसरा पॉइंट है दुर्बल अम्ल में हाइड्रोजन आयनों का पूर्ण से त्याग नहीं करते। समान आर्द्रता पर दुर्बल अम्लों का पीएच मान प्रबल अम्लों से अधिक होता है। ये दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल कम मात्रा में होता है या अलग मात्रा में होता है। इसका सेम है। नेक्स्ट है तनु अम्ल। जिसमें अम्ल कम मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। इसे तनु अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है सार्क की परिभाषा उनके बारे में पढ़ चुके हैं। सार्क के बारे में ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं सार्क कहते हैं। इसके साबुन जैसे लगते हैं सार्क कहलाते हैं। नेक्स्ट है सार्क के गुण। सार्क के भौतिक गुण है स्वाद में कड़वा होता है। सार्क लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जेली विलीन में OH- आयन देते हैं। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है जेली विलीन में विद्युत धारा प्रभावित न करना। 4 पॉइंट है। आगे सार्क के रासायनिक गुण। पहला गुण है सार धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 मुक्त कर देता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है सार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। दूसरा पॉइंट है। इसके दो ही सार के रासायनिक दो गुण कॉपी में उतार लो। नेक्स्ट है सूचक की परिभाषा। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल सार्क की उपस्थिति दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या सार्क के माध्यम से बदल जाता है। इसकी गंध या रंग अम्ल या सार्क के प्रभाव से बदल जाता है। उसे सूचक कहते हैं। सूचक के प्रकार ऐसे तो संसूचक बहुत प्रकार के होते हैं परंतु इसके सामान्य प्रकार इस प्रकार है। इसके प्रकार है प्राकृतिक सूचक। इसके 4 प्रकार है। पहला है प्राकृतिक सूचक। इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक सूचक के बारे में प्राकृतिक सूचक की परिभाषा है वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण है लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रेजिया के फूल का रस आदि इसके उदाहरण है। कॉपी में नोट करते रहिए। आगे है लिटमस की परिभाषा है अम्ल या सार्क की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। लिटमस कहते हैं। नेक्स्ट है लिटमस पत्र ये तीसरा प्रकार है। लिटमस विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इस कागज की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र की परिभाषा है। नेक्स्ट है लिटमस पत्र 2 रंगों का होता है नीला और लाल। लिटमस पत्र 2 रंग का होता है नीला और लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका उल्टा है। नेक्स्ट है हल्दी। ये चौथा है प्रकार। हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह पीला रंग का होता है। इसका रंग पीला होता है हल्दी का। कई बार आपने देखा होगा जबकि किसी सफेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाए और
जब इसे साबुन सारी प्रकृति से धोते हैं तो ये दांत के धब्बे भूरा लाल कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरा है सर्वोत्तम प्राकृतिक सूचक था। अब संश्लेषित सूचक, ये वे सूचक है जो प्राकृतिक नहीं होते, अभी तो ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। इसके उदाहरण जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोक्लोथीन आदि इसके उदाहरण है। इसका उपयोग अम्ल क्षार की जांच के लिए होता है। इसका उपयोग अम्ल और क्षार की पता करने के लिए होता है। इसका उपयोग नेक्स्ट है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे प्याज या लौंग उदाहरण है इसके। तेल आदि इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है सारणिक सूचक। चौथा पता है इसका। सारणिक सूचक विभिन्न रसायनों का बना हुआ वह मिश्रण है जो भिन्न भिन्न पीएच वाले पदार्थों के बारे में रंग परिवर्तन के द्वारा बता देते हैं, फिर वह क्षार है या अम्ल। नेक्स्ट है लवण। लवण पहला पॉइंट है धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती हैं और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। ये लवण की परिभाषा है। नेक्स्ट है लवण के गुण। लवण के गुण, पहला गुण है लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। सामान्य लवण उदासीन होते हैं। दूसरा पॉइंट है उदासीन होते हैं। तीसरा पॉइंट है लवण के जलीय विलयन विद्युत धारा के कुछ चालित होते हैं। नेक्स्ट है पोप टेस्ट। पोप टेस्ट हाइड्रोजन गैस को नील प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पटपट की ध्वनि सुनाई देती है हाइड्रोजन गैस के पास प्रणाली को लेकर जाने से मोमबत्ती हुई जलती हुई। नेक्स्ट है अम्ल क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। अम्ल और धातु अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। ये अम्ल है, ये धातु है, लवण बन गया, ये हाइड्रोजन बन गया। इस तरह क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया। क्षार के ये धातु मिलकर लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। ये क्षार के ये धातु है, लवण बन गया, ये हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है उदासीन की परिभाषा। उदासीन की परिभाषा ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते और न ही क्षारकीय होते हैं। जैसे इसके उदाहरण नमक, नाशुदा, कैल्शियम क्लोराइड, ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल द्वारा क्षार का उत्प्रेरक प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें कई बार पूछा गया है और अगली बार भी पूछा जाएगा 2026 में। जरूर ये नोटबुक में लिख लो। इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण NaOH प्लस HCl, ये दोनों अभिक्रिया साथ में करके NaCl प्लस H2 जल निकल कर NaCl सोडियम क्लोराइड यहाँ
इसकी प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल विक्रिया करके अम्लीय लवण और जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल और प्रबल शाख सारी लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसका विलीन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है प्रबल अम्ल और प्रबल शाख उदासीन लवण जल का निर्माण करते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल शाख दोनों मिलकर उदासीन लवण और जल का निर्माण करते हैं। चौथा पॉइंट है दुर्बल अम्ल और दुर्बल शाख दोनों अभिक्रिया साथ में करके उदासीन लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड अम्ल साथ में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है CaO प्लस HCl ये दोनों अभिक्रिया करके CaCl2 प्लस H2 बन गए। नेक्स्ट है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति सारी होती है क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है इसके उदाहरण है CuO MgO ये दो इसके उदाहरण है। कॉपी में नोट कर लो नोटबुक में। नेक्स्ट है अम्ल और क्षारकों में समान सभी अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल क्षारक का क्या होता है? जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक विक्रिया करते तो क्या होता है? इस तरह जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसे तनुकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। नेक्स्ट है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता है किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट है किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट है सार्वजनिक सूचक है अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वजनिक सूत्र मतलब होता है इसका अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है पीएच स्केल की स्केल बारे में बताएंगे। किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में P है पूषांश जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ है शक्ति। पीएच जिसका मान 7 होता है पीएच मान जिसका 7 होता है उसे उदासीन विलयन कहते हैं। जिसका 7 से कम होता है उसको अम्लीय विलयन कहते हैं। जिसका 7 से ज्यादा होता है पीएच मान उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। यहाँ को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद करना होगा, नोटबुक में। नेक्स्ट दैनिक जीवन में पीएच स्केल का महत्व।
टॉपिक है पौधे या पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पहला पॉइंट है हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच फरास के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट है मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच फरास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसे आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाने होते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे शार्कों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा में उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO। पीएच परिवर्तन के कारण दंत से मुंह के पीएच का मान 5 से कम होने पर दांतों का आशय खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट है दांतों का इनेमल। कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने से संसारित हो जाता है। नेक्स्ट है क्षारकीय दंत। मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आदि की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पशुओं या पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा है। नेक्स्ट टॉपिक है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द या जलन अनुभव होता है। डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिल सकता है। नेक्स्ट है नेटल के डंक। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते जाते हैं जिसके कारण जलन वाले दर्द का। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा पर बात करती है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोटबुक में नोट कर लो, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा और अभी बार पूछा भी जाएगा, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है लवणों का पीएच। प्रबल सार के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं। ये पहला पॉइंट है। जबकि दूसरा पॉइंट जबकि प्रबल अम्ल या दुर्बल सार के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। तीसरा पॉइंट प्रबल सार या दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। साधारण नमक से रसायन। सोडियम क्लोराइड ये नमक का सूत्र है को साधारण नमक कहा जाता है जिसे हम भोजन का इस्तेमाल करते हैं। इसके दो टॉपिक है। ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा इसे समुद्री जल से बनाया जाता है। दूसरा ये तीसरा रॉक साल्ट एक भूरे रंग की क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ये 3 पॉइंट है। नमक का चौथा पॉइंट है। रॉक साल्ट एक भूरे रंग की क्रिस्टल में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जिसे कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है टॉपिक साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। पहला पॉइंट है इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग में कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को क्लोरो-क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्लोरो-क्षार अभिक्रिया ये अगली बात 2025 एग्जाम में पूछा गया था, बोल्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन था, अगली बार भी आने वाला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतना आपको इसकी परिभाषा जरूर याद करके जाना अगली बार। कई बच्चों ने अगली बार भी सही तो किया था, परंतु पेपर तो उसी में से आता है। ये इसका उदाहरण है NaCl प्लस H2, ये दोनों अभिक्रिया करके NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O, ये ऐसे इसका निर्माण हो गया। बताता हूँ, इसी में से एग्जाम में आता है, नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है विरंजक सूरण के बारे में बताएंगे। शुष्क बुझे हुए सोने CaOH2O और क्लोरीन की क्रिया से विरंजक सूरण का निर्माण होता है। ये शुष्क बुझे हुए सोने का सूत्र है, बिना बुझे हुए सूत्र का सूत्र है। नेक्स्ट है CaOH2 प्लस Ca, दोनों अभिक्रिया करके CaOCl2H2O बनते। नेक्स्ट है विरंजक सूरण के उपयोग। विरंजक सूरण के उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए। 2 पॉइंट है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट रासायनिक उद्योगों में एक उप सहायक के रूप में। तीसरा स्वतः पीने वाले जल में जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में आता है। इसके 4 पॉइंट है। नेक्स्ट बेकिंग सोडा तीसरा पॉइंट। बेकिंग सोडा के आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट सस्ता पकौड़ा खाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने में सुविधा से पकाने के लिए भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। इसको बनाने सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग सोडा के उपयोग के अलावा उपयोग के बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्रोस्टाट के अम्ल का मिश्रण होता है। तो इसका मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट है, इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है। इससे ये मुलायम स्पंजी हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह एंटासिड का एक संघटक है। नेक्स्ट है धोने का सोडा, ये इसका सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला पॉइंट है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये एक क्षार के लवण है। ये इसका एक अभिक्रिया है, Na2CO3 प्लस H2, दोनों अभिक्रिया करके Na2CO3 10H2O, इसका सूत्र बन गया। नेक्स्ट है धोने के सोडे के उपयोग। इसके उपयोग है, इसका उपयोग कांच, साबुन या कागज उद्योगों में किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, इसका उपयोग बोरेक्स के उद्योग में किया जाता है। बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है इसका और उपयोग। और तीसरा उपयोग है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। चौथा है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये चौथा पॉइंट है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 1/2H2O। शीशम को 373 K पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइड बनाता है। ये सफेद चूने जो जल मिला
करने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ करता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पहला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों के लिए सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। हाथ पैर टूटने पर इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग खिलौने बनाने में सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग सतह को सीखना बनाने के लिए किया जाता है। तीन इसके उपयोग है। लास्ट टॉपिक है क्रिस्टल काजल। क्रिस्टल काजल लवण के एक सूत्र इकाई में जल को निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलिन काजल कहते हैं। इसका उदाहरण है पहला उदाहरण है CuSO4.5H2O क्रिस्टल के जल के अणु 5 होते हैं। दूसरा उदाहरण है Na2CO3.10H2O में क्रिस्टल के जल के 10 अणु होते हैं। ये 5 अणु, ये 10 अणु, ये 2 अणु। ये तीसरा टॉपिक है CaSO4.2H2O में क्रिस्टल के जल के अणु 2 होते हैं। ये हमारे यहाँ पर टॉपिक पूरा हो चुका है। अब आपको पूरा चैप्टर तो समझ में आया होगा। नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो तो बता देता हूँ, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको इससे मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है, इसकी वीडियो मैं रोजाना उसमें डालता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, जो कि वो वहाँ पर ग्रुप में डाल देता हूँ। आप जुड़ जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी और आप आसानी से बना सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जाएंगे। आपको पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।